गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने देखा मनु, कौटिल्य और शुक्र की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, उनका तुलनात्मक अध्ययन। आज की क्लास में हम देखेंगे इन्हीं तीनों परंपरागत विचारक जिसे हम मनु, कौटिल्य और शुक्र के नाम से जानते हैं, इन्हों की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत किस प्रकार से इन्होंने प्रतिपादित किया। क्योंकि किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सातों तत्वों का होना आवश्यक है, जिसे हम सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला तत्व हमारी शासन व्यवस्था में क्या माना जाता है? शासक, जिसे हम राजा के नाम से जानते हैं। मनु ने इसी संज्ञा की स्वामी की। किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या आवश्यक रहा? हमारा राजा, यानी कोई भी शासन व्यवस्था हो हमारी, मनु की हो, कौटिल्य की हो या शुक्र की हो, तीनों को चलाने के लिए क्या आवश्यक है? एक शासक का होना। इसके बाद किसकी स्थिति आती है? हमारे मंत्री की। शासन व्यवस्था में जब राजा अपने नियम कानूनों को बनाता है तो उसे फॉलो करने का काम किसका होता है? मंत्री का। इसी तरीके से इन तीनों ही व्यवस्थाओं के अंतर्गत शासन व्यवस्था का जो आधार है वो किसके रूप में माना जाएगा? शासक के रूप में। अब यहाँ ये बताना आवश्यक है आपको बेटा कि मनु ने जहाँ इस राजा को स्वामी की संज्ञा दी, वही कौटिल्य ने अपनी इस व्यवस्था में इसी शासक को मंत्री के रूप में यानी अमात्य के रूप में जानने की कोशिश की या बताया। एक शासन व्यवस्था में क्या आवश्यक है? क्योंकि इसके पास पहले से ही शासक मौजूद था, राजा मौजूद था। इनका आधार किससे आएगा? मंत्री का आधार किससे बताया? अमात्य से। तो मनु की व्यवस्था और कौटिल्य की व्यवस्था में थोड़ा सा डिफरेंस तो यहीं पर दिया जाता है। जहां मनु ने अपने राजा को स्वामी की संज्ञा दी, वही कौटिल्य ने अपने राजा के आधार पर जो हमारा सेकंड अंग, जिसे हम मंत्री के रूप में जानते हैं, मनु ने तो अपनी व्यवस्था में मंत्री के नाम से इसे संबोधित किया और कौटिल्य ने इसे अमात्य के नाम से संबोधित किया। और शुक्र नीति के अंतर्गत इसी राजा, मंत्री, इन्हें किन नामों से संबोधित किया गया? क्योंकि ये थे हमारे सुधारक। इन्होंने तुलना की हमारे शरीर के अंगों के माध्यम से, यानी राजा को किसकी संज्ञा दी गई? हमारे मस्तिष्क की, जिसे हम सिर के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से हमारी व्यवस्था के अंतर्गत तीनों ही व्यवस्थाओं में जो अंतर आया वो किस आधार पर आया? मनु ने अपनी शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा को स्वामी की संज्ञा दी, कौटिल्य ने अपनी राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजा का होना आवश्यक बताया, और शुक्र नीति के अंतर्गत इस राजा को, चूंकि उन्होंने सुधारक की श्रेणी के रूप में अपनी व्यवस्था को अपनाया है, तो उन्होंने अपनी इस व्यवस्था में किसका आधार प्रस्तुत किया? मानव के शरीर से तुलना करके, यानी राजा को किसकी संज्ञा दी गई? मानव के मस्तिष्क की, मानव के माइंड की, यानी सिर की। सेकंड आधार हमारा आता है मंत्री। मंत्री मंत्री क्यों आवश्यक हमारी व्यवस्था के लिए? शासन व्यवस्था में जब राजा नियम कानून को बनाता है तो उसे फॉलो कौन करेगा? मंत्री। इसी आधार पर कौटिल्य ने का के शासक ने अपने मंत्री को किस नाम से बताया? अमात्य के नाम से। उसी तरीके से शुक्र नीति में हमारी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए हमारी व्यवस्था के अंतर्गत किस आधार पर दिया मंत्री का आधार? हमारे शरीर के अंगों के आधार पर। अब हमारा मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन देता है एक राजा की तरह। हमारे जो हाथ पैर है वो काम किस तरीके से करते हैं? जब राजा इंस्ट्रक्शन देता है तभी तो कार्य होता है, तो वो मंत्री करता है। अब इन्होंने यहाँ मंत्री की संज्ञा किस चीज से दी? हमारे शरीर के अंगों के माध्यम से। यानी यहाँ मंत्री का आधार क्या है? हमारा आंखें। देखेंगी तभी तो काम कर पाएंगी, बिना देखे थोड़ी कर पाएंगी। देन आधार आता है हमारी जनता का। किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सप्तांग सिद्धांत में तीनों तत्व आवश्यक थे। उसी तरीके से कौटिल्य की व्यवस्था में भी जनता का होना आवश्यक था। और हमारे यहाँ पर जनता मानव मस्तिष्क के माध्यम से अगर शरीर की तुलना करें तो किसे से की करेंगे? हमारे शरीर से। यानी जनता क्या हुई? हमारा शरीर हुआ। हमारा शरीर कब स्वस्थ
जब हम सही खाते हैं, सही पोषण करते हैं। एक राजा सही निर्णय कब ले पाता है? जब वह सही रूप से देखता है, सही रूप से सुनता है, अपने नियम कानूनों के अकॉर्डिंग चलता है और कार्यों को संपन्न करता है। यानी शुक्र नीति के अंदर राजा से क्या अपेक्षाएं की जा रही है? जिस प्रकार से हमारा शरीर काम करता है उसी तरीके से शासक को कार्य करना चाहिए। देन आधार आता है हमारा दुर्ग का। दुर्ग किसी की शासन व्यवस्था के लिए जरूरी है और यहाँ दुर्ग की संख्या किससे दी गई? कौटिल्य की व्यवस्था की विस्तृतता को प्रदान किए हुए थी। मनु की व्यवस्था अग्रभाग और पृष्ठभाग के माध्यम से ही हमने बताई थी। वही कौटिल्य की व्यवस्था चारों दिशाओं के माध्यम से इंकित की गई है। यहाँ पर जब तक आते आते हमारी व्यवस्था के अंतर्गत जनसंख्या अधिक हो गई थी, तो दुर्ग के अंतर्गत उन्होंने इसके विभाजन के माध्यम से ही व्यवस्था को बताया है। यानी दुर्ग के प्रकार बताए हैं। दुर्ग के कितने प्रकार हैं? 4। इनकी विस्तृतता नेक्स्ट वीडियो में देंगे। विस्तृत अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। देन शासन व्यवस्था में दुर्ग जरूरी है और यहाँ पर दुर्ग की स्थिति हमारे भाग सुरक्षित हाथ रहेंगे तभी तो कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देन स्थिति आती है हमारी व्यवस्था में कोश। मनु अपनी व्यवस्था में कोश के माध्यम से, यानी एक शासक अपनी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए कोश का होना आवश्यक मानता है। उसी तरीके से इस कोश का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? कर के माध्यम से। तो जहां मनु ने कोश का होना अनिवार्य बताया, वहीं हमारी कौटिल्य की व्यवस्था में भी कोश जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ हमारी कोश की संख्या किससे की गई? मुख से। हमारा मुख क्या करता है? हमारा शरीर को चलाने के लिए भोजन को ग्रहण करता है कि नहीं करता? जब वो अच्छा भोजन ग्रहण करता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और अगर वह गलत भोजन ग्रहण करता है तो वह अस्वस्थ हो जाता है। उसी तरीके से एक शासक अपने कार्य को अगर सही तरीके से करेगा, सही नियम कानूनों का पालन करेगा, सारी व्यवस्थाओं को सही रूप से देखेगा, तो वह अपनी राज्य का विस्तार कर सकता है, विकास कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। अब कोश कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, ये किस पर निर्भर करता है? कर की व्यवस्था पर, क्योंकि कोश का निर्धारण होना तो जरूरी है। राजा अपनी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए किस प्रकार से कोश के माध्यम से अपने कार्यों को संपन्न करेगा, इसके लिए क्या जरूरी है कि उसके पास पैसा हो। अब पैसा कहाँ से आएगा? कर के माध्यम से। तो तीनों ही विचारकों ने अपनी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए कर का होना, पैसे का होना, कोश का होना अनिवार्य माना। देन स्थिति आती है कोश के बाद हमारे सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत हमारे सेना। अब सेना किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अनिवार्य है या नहीं है? अगर सेना हमारी स्वस्थ होगी, सुरक्षित होगी, बलशाली होगी, शक्तिशाली होगी, तो वह किसी भी दुश्मन से मुकाबला कर सकती है। इसी तरीके से कौटिल्य ने भी अपनी व्यवस्था के अंतर्गत सेना का होना अनिवार्य बताया, यानी इसकी बढ़ोतरी पर बल दिया। देन यहाँ पर सेना की स्थिति किस रूप में आई? हमारे शरीर के अंगों को चलाने के लिए क्या जरूरी रह गया? पैर। अगर हमारे पैर ही स्वस्थ नहीं है, शरीर कैसे चलेगा? हमारे पास सेना नहीं है तो राजा व्यवस्था को कैसे ही चलाएगा? क्योंकि ये सारी तुलना किससे की जा रही है? हमारे शरीर के अंगों के माध्यम से। जब तक हमारा शरीर सही रूप से कार्यों को संपन्न नहीं करेगा, तब तक राजा अपना विकास नहीं कर सकता। इन सब के बावजूद एक शासक अपनी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए इन सारे तत्वों को लेकर गुजरता है। और सप्तांग सिद्धांत जो कि 7 अंगों का सिद्धांत है, तो इसका मेन आधार किस पर आता है? मित्र और शत्रु। एक शासक को अपनी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? उसके ज्यादा से ज्यादा मित्र हो और शत्रुओं की संख्या कम हो। यही व्यवस्था हमारी किसने दी?
कौटिल्य की व्यवस्था में, जिसमें मित्रों की संख्या अधिक और शत्रु कम हो। इसे इन्होंने किस नाम से संबोधित किया? अंतरराज्य संबंध। यह व्यवस्था किस नाम से जानी जाने लगी? अपने पिछली वीडियो के अंतर्गत मनु का मंडल सिद्धांत देखा था, यानी अंतरराज्य संबंध देखा था। उसी के ही बेस पर क्योंकि तीनों ही विचारक व्यवस्था को चलाने के लिए बात कर रहे हैं, और व्यवस्था को चलाने में न सिर्फ हमारी व्यवस्था के में मित्रों की आवश्यकता है, शत्रुओं की संख्या को कम रखने की आवश्यकता है, अपने राज्य के विकास की आवश्यकता है, इसी के साथ दूसरे देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने भी आवश्यक है। इसीलिए हमारी व्यवस्था के अंतर्गत कौटिल्य ने अपनी इस व्यवस्था को अंतरराज्य संबंधों को बढ़ाने के लिए काम में लिया। यही हमारी शुक्र नीति के अंतर्गत, क्योंकि ये शासन भी हमारी व्यवस्था के अंतर्गत आया है, और इसमें हमारे मित्र और शत्रु की संख्या को कम रखने के आधार को किस बेस पर प्रतिपादित किया, क्योंकि यह तुलना किससे कर रहा है? हमारे शरीर के अंगों के माध्यम से। हमारे शरीर के अंदर सबसे प्रमुख कार्य हमारे मस्तिष्क का होता है, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन देता है। आंखें हमारी देखने का काम करती हैं, जो कि सही तरीके से देखकर, कानों से सुनकर कार्यों को करने के स्थिति में आती है, और वही कार्य हमारे मुख के माध्यम से, हमारे कोश के माध्यम से शरीर के भोजन को ग्रहण करके पूरे कार्यों का समापन करने के, यानी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए या शरीर को चलाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। तो शुक्र नीति के अंतर्गत हमारे ये सारे ही व्यवस्था, जिसे हम सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उन्होंने किस आधार पर प्रस्तुत किया? हमारे शरीर के अंगों के उदाहरण के माध्यम से। तो शरीर के अंग, जिसका क्या किया इन्होंने? उदाहरण। रहेगी व्यवस्था क्या? वही हमारी राजा मंत्री जनता दुर्गोष सेना मित्र और शत्रु। अब चूंकि शुक्र हमारा किस श्रेणी में आ रहा है? सुधारक की श्रेणी में। तो सुधारक ना तो नियम बनाएगा, ना उनको फॉलो कर पाएगा। क्या करेगा फिर? नियम नहीं बना सकता, फॉलो नहीं करा सकता, तो क्या करेगा वो? सुधार। किससे? चली आ रही व्यवस्था से। तो अपनी चली आ रही व्यवस्था में सुधार के लिए शुक्र ने अपनी इस व्यवस्था पर किसका आधार प्रस्तुत किया? मंडल सिद्धांत में शार्दूल नीति और उपाय, जो अपन ने पिछले वीडियो के अंतर्गत दिए थे। शार्दूल नीति यानी वह नीति जो कि 6 गुणों पर आधारित होती है, जिसके आधार पर एक शासक अपनी पूरी व्यवस्था को चलाता है। उसे किस तरीके से चलानी चाहिए उसका बेस होती है, जिसमें 6 तत्व अनिवार्य माने जाते हैं, जैसे संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संशय और द्वेधिभाव। इसी तरीके से इस नीति को चलाते हुए वह किस तरीके से कार्य करेगा, तो हमने उस समय बात की थी उपायों की, जिसे हम साम, दाम, दंड और भेद के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस पूरी व्यवस्था में, जिसे हम मनु, कौटिल्य और शुक्र के सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, बेसिकली अंतर कहाँ पर आया? सिर्फ मंत्री की व्यवस्था में। यहाँ इन्होंने सिर्फ नाम में इसको चेंज किया, आमात्य को, क्योंकि यहाँ का शासक ऑलरेडी पहले था। कौटिल्य को हम किस नाम से और जानते हैं? चाणक्य। यह हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। अब इस सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से हमने हमारी पूरी व्यवस्था में किस चीज को देखा? 7 अंग सारी व्यवस्था में होने वाले, यानी राजा, मंत्री, जनता, दुर्गोष, दंड और सेना, देन मित्र और शत्रु। कोई भी व्यवस्था इनके बिना नहीं चल सकती। अब हमारी इस सेना के अंतर्गत जहां हम दंड का प्रावधान देते हैं, वो क्यों जरूरी है? कोई भी शासक व्यवस्था और नियमों को बनाए रखने के लिए, अपने व्यवस्था को चलाए रखने के लिए न्यायप्रिय होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति कार्य को सही रूप से संपन्न नहीं करता, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उसको दंड दिया जाए। इसीलिए अपराध की मात्रा के
अकॉर्डिंग दंड के प्रावधान की बात कही गई है। तो यानी दंड भी हमारी व्यवस्था में अनिवार्य रूप अपनाता है या अनिवार्य तत्व अपनाता है, और एक शासक को इन सारे ही तत्वों के माध्यम से अपनी व्यवस्था को चलाना पड़ता है। तो अब अगर हमारा क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आता है मनु का सप्तांग सिद्धांत क्या है, तो हम इन 7 सप्तांग सिद्धांतों के माध्यम से पूरी व्यवस्था को समझाएंगे। अगर कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आता है तो इसके माध्यम से समझाएंगे। इसमें कौटिल्य के माध्यम में मध्य मंत्री के आधार को लिए हुए हैं, इसमें दुर्ग की प्रकार की विस्तृतता का वर्णन किया गया है। देन अगर शुक्र का आ जाता है सप्तांग सिद्धांत को हम क्या अध्ययन करेंगे, तुलना हमारे मानव के शरीर के माध्यम से, किसकी, एक शासक की, क्योंकि वो सुधारक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे इस सिद्धांत को, जिसे हम सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, तीनों में ही सेम चीजों का विवेचन किया गया है। कुछ नामों का डिफरेंस है, कुछ तुलनाओं के आधार पर इसका आधार प्रस्तुत किया गया है। आशा है आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।